जो हाई परफॉर्मर्स हैं वो छोड़ के बड़ी जगह चले जाते हैं। तो ऐसे में स्टार्टअप्स कैसे इस चीज़ को टैकल कर सकती हैं? लगभग 90% स्टार्टअप कंपनीज में वो चाहते हैं कि आदमी जो आए वो क्लीन स्लेट के साथ आए। पुराना एक्सपीरियंस, पुराना बैगेज कभी कभी नुकसानदायी भी हो सकता है। हमारे लिए एक सैलरी एक्सपेक्टेशन है जब हम यहाँ से एमबीए करके निकलते हैं, जो बहुत से केसेस में एक स्टार्टअप मीट नहीं कर पाता है। यदि आप केवल पैसे की तुलना करेंगे कि मैं नौकरी करूंगा, तो इसका मतलब आप केवल आपका माइंडसेट जो है वो एग्जीक्यूटिव बनने का है। जो आदमी स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहेगा तो उसके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल, कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट होना चाहिए, तभी वो जा सकेगा। It's really my pleasure to be with you all. Our show, DSC show, देखने वाले जो सभी मेरे दर्शक घर में बैठे हुए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। इस शो में फिर आज स्वागत करता हूं। आज मुझे प्रश्न जो दिया गया वो यही है कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद या जो पढ़ाई पूरी कर चुके हैं वो लोग किसी स्टार्टअप में ज्वाइन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्टार्टअप बिजनेस में ज्वाइन करें तो अच्छा रहेगा, या फिर केवल वेल एस्टैब्लिश्ड बड़ी कंपनी में ज्वाइन करें तो अच्छा रहेगा। ये एक प्रश्न है। आप लोगों के मन में भी है ये प्रश्न क्या? तो चलें इस बात पे चर्चा करते हैं। इससे पहले कि मैं अपने कुछ तजुर्बा और अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, आपको क्या लगता है, आपके मन में क्या आता है कि जो स्टार्टअप कंपनी में अगर आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको किस बात से अच्छा या बुरा लग रहा है? आपके मन में क्या विचार आ रहा है? आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अगर स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं उस समय हमें बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। जैसे कि ज़रूरी नहीं है हमें एक ही डिपार्टमेंट में काम करना है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से आ रही हूँ। वहाँ पे मैं एक छोटी कंपनी में भी काम करती थी कुछ समय के लिए। उसमें ऐसा नहीं था कि अगर मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हूँ तो मैं दूसरे डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकती। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अच्छा और डाइवर्स होता है। तो स्टार्टअप कंपेयर टू, तो आपके अनुसार एक स्टार्टअप कंपनी में काम करने से आपको मल्टीटास्किंग करने का मौका मिलता है? हाँ जी जी जी, बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात बताई आपने। और कोई आपके मन में? हाँ जी, आपके मन में क्या विचार आ रहा है? मैं सोचती हूँ कि बड़े कंपनी में काम करना चाहिए स्टार्टिंग में, एज में। अभी हम लोग कुछ पढ़ के जा रहे हैं, यहाँ पे सीख के जा रहे हैं। अब 2 साल 3 साल तक अगर बड़े कंपनी में काम करेंगे तो हम लोग सीईओ, ब्रांड मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर्स से उनसे तजुर्बा लेने की हमको क्षमता मिलेगी। तो इससे हमको ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है और एक डायरेक्शन मिलता है आगे कैसे बढ़ना है। उसके बाद अगर हम लोग को आगे जाके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई स्टार्टअप कंपनी में, तो हम लोग को ये जो एक्सपीरियंस प्लस स्टडीज़ जो है उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और कोई तीसरा व्यू इसके अलावा? जी, स्टार्टअप से अगर हम ज्वाइन करते हैं पहले तो हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि हम बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बड़ी कंपनी हमें एक प्रोसेस में डाल दिया जाता है और हमें प्रोसेस ही फॉलो करना होता है। वो प्रोसेस की जड़ तक हम कभी नहीं पहुंच सकते कि कैसे एस्टैब्लिश होते हैं। तो स्टार्टअप में सीखने का मौका ज़्यादा मिलता है, प्रोसेस की बजाय आपको खुला छोड़ दिया जाता है। उसमें आप अपनी मर्जी से भी काम कर सकते हैं, अपने आप को उभारने का ज़्यादा मौका मिल सकता है आपको। जी, मुझे भी ये लगता है कि अगर स्टार्टअप में मौका मिलता है तो उसमें आपको इंडिपेंडेंस ऑफ वर्क मिलती है। अगर वही कंपेयर करूं मैं एक बड़ी कंपनी में काम करने में, तो शुरू में वो नहीं मिलता। तो जैसा एक ने कहा कि पहले कुछ टाइम बड़ी कंपनी में काम करो फिर स्टार्टअप में मूव करना चाहिए, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अगर आपको इंडिपेंडेंस ऑफ वर्क चाहिए और आगे बढ़ना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि शुरू से हर एरिया का ग्रास्प पहले से ही लिया जाए और अपने आप लिया जाए। इंडिपेंडेंस ऑफ वर्क जरूरी नहीं है कि स्टार्टअप में मिले आपको।
क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्टार्टअप काम शुरू करता है उस समय उसके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं, कई तरह के चैलेंजेस रहते हैं। फाइनेंसिस की कमी होती है, फंडिंग भी वो साथ साथ आदमी करता है। जो स्टार्टअप करने की टीम हो, जो प्रमोटर रहते हैं, उनके पास एक्सपेरिमेंट करने का कोई समय नहीं रहता, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस आपको दे सकें कि आप जो मर्जी कर लीजिए, शायद ऐसा नहीं हो सकेगा। ये ठीक है, मल्टीटास्किंग करने का मौका मिलेगा। वो चाहेंगे कि आप मार्केटिंग भी करें तो सेल्स भी करें, तो ऑपरेशंस का भी कुछ कार्यभार देख लें। उसके अलावा जैसा उन्होंने उधर कहा कि भी आपको बंधना नहीं पड़ेगा, प्रोसेसेस में नहीं बंधना पड़ेगा। नहीं तो क्या है कि बड़ी कंपनियों में, एस्टैब्लिश कंपनियों में आपके एक किस्म से हाथ और पांव बंधे होते हैं कि आपको आपकी रेखाएं, आपकी लिमिट बना दी जाती है, जिसके बाहर आप नहीं जा सकते, जिसके आगे पीछे नहीं जा सकते हैं आप, और उसमें आपको फ्रीली खेलने का मौका नहीं मिलता जी। इसके अलावा कोई व्यू है तो बताइएगा। हाँ जी सर, मेरे व्यू में जितना एडवांटेज स्टार्टअप में काम करने का है उतना ही डिसएडवांटेज है। हम सब एमबीए कर रहे हैं, हमारी स्पेशलाइजेशन है। अगर हम यहाँ से मार्केटिंग या फाइनेंस सीख के जा रहे हैं तो हम उसी स्किल को यूज़ करना चाहेंगे, ना कि अगर हम यहाँ से फाइनेंस सीख रहे हैं वहाँ जाके मार्केटिंग करेंगे। तो मुझे लगता है एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी में जाना भी एक अच्छा डिसीजन है। बिल्कुल, जो आपने सीखा है, आपके मुताबिक जो आपने अपना एजुकेशन में सीखा है, उसको परखने का, जांचने का आपको एक बड़ा अच्छा मौका एक एस्टैब्लिश कंपनी में मिलता है, ये कहना आपका। जी हाँ, ठीक है सर। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग जैसे अभी एजुकेशन के बाद जस्ट अगर इनिशियली क्या होता है कि हम लोग बैचलर्स होते हैं तो रिस्क लेने की ज़्यादा टेंडेंसी होती है एज कम्पेयर टू अगर ये क्या बात हुई भाई? सर ऐसा होता है कि क्या शादी करके आपको रिस्क लेने के लिए बीवी मना करेगी? नो सर, द थिंग इज दैट जैसे मैंने अगर लेटर ज्वाइन, अगर मैंने अच्छी जॉब अभी डायरेक्ट ले ली, कोई आई मीन एस्टेब्लिश्ड कंपनी में मैंने ले लिया और मेरी अच्छी सैलरी है, तो लेटर एज में ये होता है कि मैं रिस्क लूं कि नहीं लूं अब मेरे को, क्योंकि फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। नहीं, आपकी जो पत्नी रहेंगी, आपका स्पाउस जो रहेंगे, वो भी तो कमाई कर सकते हैं साथ साथ, वो आपको बल्कि रिस्क एपिटाइट आपका बढ़ा सकते हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो रोकेंगी आप? नहीं सब ऐसा नहीं है, बट बट कंपैरेटिवली आई मीन थोड़ा आसान होता है। और आपका शादी करने की इच्छा है कि नहीं है? नहीं है। चलो, एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जिसकी मैं रेस्पेक्ट करता हूं। सर, मेरे अकॉर्डिंग अगर करियर आप स्टार्टअप से स्टार्ट करते हैं तो अगर आप परफॉर्मर हैं तो आपके पास चांस है कि एक आप थोड़ा सा 360 डिग्री आपका जो करियर है वो बढ़ सकता है। प्लस आप ऑपरेशन टू स्ट्रेटजर लेवल तक पीपल के साथ इंटरेक्टिव हो सकते हो, तो आपको सारी डायमेंशंस की एक नॉलेज मिल सकती है। तो मैं मानता हूँ कि अगर एक स्मॉल कंपनी से आप स्टार्ट करते हो तो एक परफॉर्मर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। दैट्स वेरी गुड आंसर। मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा अपना जो तजुर्बा है। 1973 में मैं केवल 23 साल का था, तो मैंने एक नया स्टार्टअप बिजनेस शुरू किया। अब लोग तो केवल जानते हैं कि साहब सैटेलाइट टीवी चालू किया, वो किया, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में 9 नए काम शुरू किए पहली बार हिंदुस्तान में। तो उनमें से एक ये था। काम क्या था? क्योंकि भारतवर्ष में उस समय 1973 में अनाज की पैदावार बहुत ज़्यादा हुई थी और स्टोरेज के लिए जगह की कमी पड़ गई थी। तो भारत सरकार ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से ओपन में अनाज रख के उनको कवर करने के लिए गोडाउन्स बनवाए प्लास्टिक के। वो हमने बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया। तो शुरू का समय था, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ भी नहीं थी। वेंचर कैपिटलिस्ट हमने ढूंढा जिसने कि हमें करीब 3 लाख रुपए उस समय में उन्होंने इन्वेस्टमेंट मेरे साथ करना था। कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद वो बैकआउट कर गए, उन्होंने पैसा नहीं लगाया। तो आप मानेंगे नहीं कि उस दौरान में ये मेरे जो आगे के बाल हैं ना सफ़ेद दिखते हैं, वो ऐसे के ऐसे 1 हफ्ते में हो गए थे।
और वहीं पे ये रुक गए थे। अब तो मैं मेंटेन करता हूँ, बाकी को काला करके उनको सफ़ेद रखा हुआ है अभी भी। तो बड़ी समस्याएं आती हैं स्टार्टअप काम में, जैसा कि उन्होंने कहा कि 360 डिग्रीज आपको काम कर, बिकॉज मैं पहला एम्प्लॉय था खुद का, उसके बाद और लोग साथ में जुड़े, काम करने लगे। तो द्विवेदी साहब ने जैसे कहा कि 360 डिग्रीज का उसमें तजुर्बा मिलता है, ये बात सच है, लेकिन कितना रिस्क लेने का आप में एपेटाइट है, जो कि मैं समझता हूं कि आप में होना चाहिए। एज ए यंग पर्सन आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी आनी चाहिए, क्योंकि रिस्क लिए बिना जिंदगी में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर रिस्क को पहले से सोच के लें कि भाई हाँ मैं रिस्क ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो आप उसके फॉल बैक क्या हो सकते हैं, उसके पिटफॉल क्या हो सकते हैं, वो सब सोच लेंगे अगर पहले, तो ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो अब चलते हैं, एक थोड़ी सी बात और करता हूँ आपसे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो एस्टैब्लिश कंपनी में है, मैंने ये समझा अपने इस 40 साल के तजुर्बे में, कई एस्टैब्लिश कंपनियां भी एक नई कंपनियों जैसा, स्टार्टअप कंपनियों जैसा व्यवहार करती हैं। और मैंने एक किताब पढ़ी, उस किताब का नाम है फर्स्ट ब्रेक ऑल द रूल्स। तो उसमें वो क्या ऑथर्स क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि द टैलेंट, the experience and the knowledge, these are three different things. Knowledge can be transferred, experience can be acquired, but talent cannot be acquired. Talent cannot be transferred. मैं कोई चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हूं, लेकिन मैं आपको सिखा नहीं सकता। Talent, either you have it or you don't have it. And they also say that the successful companies जो होती हैं वो हायर करती हैं आदमी को टैलेंट के आधार पर, और टैलेंट के आधार पर हायर करके उनको राइट फिटमेंट दे दिया तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, डायनामिक होगी, और जो आदमी जिसको राइट फिटमेंट मिला है वो भी आगे बढ़ सकेंगे, वो भी आगे सीख सकेंगे, चाहे उनके पास एक्सपीरियंस नहीं हो। ये चीज़ मुझे इसलिए जिक्र किया आपसे क्योंकि आपको काम का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यदि टैलेंट आप में है और राइट फिटमेंट आपको मिल जाए तो देन देयर इज नो लुकिंग बैक एंड स्काई इज द ओनली लिमिट। लेकिन होता क्या है आज के युग में कि कई बार जो एम्प्लॉयर रहता है उनको बैक सीट ड्राइविंग की आदत होती। मैं भी कई बार जो एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, जो काम चला रहे हैं, अपना कंपनीज चला रहे हैं, उनसे भी मैं इंटरेक्ट जब करता हूं तो मैं उनको कहता हूं, आई टेल देम डोंट डू बैक सीट ड्राइविंग। टैलेंट अगर सही आपने चुना है तो उसको लीव देम टू परफॉर्म इन देयर ओन वे। फिर उसको ये प्रोसेस मत बताइए कि इस तरह से परफॉर्म करो या इस तरह से परफॉर्म करो। तो ये भी एक चीज एस्टैब्लिश कंपनी भी करती हैं, जो कि एक स्टार्टअप कंपनी की मजबूरी होती है करना। लोगों को काम करने के लिए छोड़ देना एक स्टार्टअप कंपनी की एक किस्म से मजबूरी है। वही चीज एस्टैब्लिश कंपनीज अच्छी परफॉर्मेंस लेने के लिए लेते हैं। तो ये दोनों कंट्रास्ट भी हमको देखने को मिलते हैं। कुछ प्रश्न इस प्रकार के उन्होंने बाहर के भी लोगों से पूछे और देखे। देखिए और लोग बाहर क्या कहते हैं आपको। अगर मैं एक MNC में काम करूं
या फिर एक स्टार्टअप में काम करूं, मुझे ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर कहाँ मिलेगा, एक एमएनसी में या फिर एक स्टार्टअप में? मुझे अगर सीए फर्म में काम करना है तो मुझे एस्टैब्लिश फर्म में जाना चाहिए कि स्टार्टअप कंपनी में जाना चाहिए? जब एक बंदा बिजनेस शुरू करता है तब वो अच्छा सा टैलेंट हायर नहीं कर पाता, तो इसकी वजह से ऐसा होता है कि 2 साल का एक्सपीरियंस गेन करके वो बिज़नेस छोड़कर चले जाते हैं। तो एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए ताकि ये टैलेंट जो एक्सपीरियंस के पीछे उसने इतना खर्च किया है वो बच सके? जब मैं नेक्स्ट ईयर प्लेसमेंट्स के लिए बैठूंगी, मुझे लगता है कि एक स्टार्टअप कंपनी मुझे वो प्लेटफॉर्म देगी जहाँ से मैं एक बेसिक से ऊपर तक पहुँच सकूँ। बट एक एमएनसी, आई थिंक इट्स बीन ओवर हाइप्ड। एमएनसी में हमें वो सब सीखने को नहीं मिलता जो हम लोगों को एक स्टार्टअप कंपनी से सीखने को मिलता है। एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस में मॉनेटरी इंसेंटिव्स मुझे इतने खास नहीं लगे। अगर हम लोग देखें कि नए स्टार्टअप्स में जो मॉनेटरी इंसेंटिव्स मिल रहे हैं वो काफ़ी हाई है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पापा का एक स्टील का बिजनेस है। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी मेरा 2 साल बाद बीकॉम ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद मुझे एक स्टार्टअप के अंदर ज्वाइन करना चाहिए ताकि मेरे पापा के बिजनेस के लिए मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिल जाए। मेरे को उनको ही सर्व करना है आगे जाके। तो क्या उसके लिए मुझे एक स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए या फिर एक एस्टैब्लिश बिजनेस जैसे कि टाटा स्टील या सेल जैसी कोई कंपनीज हैं उनके अंदर जाना चाहिए? प्रश्न लगभग वही हैं जो आप लोगों के मन में भी हैं, बाहर भी वही प्रश्न हैं। केवल एक अलग प्रश्न आया कि अगर मुझे आगे जाकर तो अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन करना है, लेकिन अपने पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या मुझे शुरू में स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए या एस्टैब्लिश कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए? इसका जवाब आप लोग क्या देंगे? स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें उसको हर तरह का तजुर्बा मिलेगा, किस तरह से काम करे तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। उसको हर तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा कि कहाँ पे वो ठोकर खा रहा है नए कंपनी में, कहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ रही है कस्टमर कन्विंस करने या बिजनेस लाने में। तो जी, इधर कुछ और किसी ने हाथ उठाया था। सर, स्टार्टअप में करना चाहिए। स्टार्टअप में आपके हिसाब से क्यों स्टार्टअप में जाना चाहिए? एक तो एक्सपीरियंस शुरू होंगे और जो आदमी करने जा रहा है, जो उसका मालिक है, उसे बहुत आगे जाना है, उसे बहुत कुछ करना है। और जो वैसी इस्टेब्लिश कंपनियां हैं वो कर चुकी हैं और वो एक जगह वो स्टेबल भी हैं, और इसलिए जो है ना उनके साथ मिलकर ही काम करना चाहिए। आपने कोई स्टार्टअप कंपनी शुरू की थी या बहुत स्टार्टिंग से की थी, मदर इंडिया स्टाइल में। तो इसलिए सर मैं आप इधर आएंगे, आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? नाम बताइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मेरा नाम सुलेमान खान है। से आपका क्या मतलब है? मैं एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जहां मदर इंडिया जैसा ही सीन था। शायद बच्चे आजकल नहीं देखते होंगे मदर इंडिया, लेकिन सच बात यह है कि वहाँ ये जो सारी प्रॉब्लम्स होती थी पहले गाँव की, वो सब थी। मैंने जहाँ से शुरू किया है वो मदर इंडिया का मतलब ये था कि वहाँ ना लाइट थी, ना पानी था, वही भैंसों को चराना और उनका सारा दाना पानी करना, उनका सब उठाना और रखना, वहाँ से शुरुआत हुई है। इसलिए बहुत दिल में आता है कि बच्चों को ऐसी बातें बताई। क्या बिजनेस आपने शुरू किया? मैंने बेसिकली पढ़ाई की है, और वो पढ़ाई ज़्यादा नहीं थी चूँकि इंटर तक थी, साइंस का स्टूडेंट था, और मैं एक रूरल एरिया से ही था बिल्कुल जो है ना। और उसके बाद फिर दिल में एक ही बात आई कि जो कुछ करेंगे अपना ही करेंगे। नौकरी क्या शुरू किया? नौकरी बहुत थोड़े दिन के लिए करेंगे, 2-4 महीने के लिए। और मैंने एक एक्सपोर्ट कंपनी में नौकरी की, और मैंने बहुत सोचा कि मैं यहाँ से 6 महीने के बाद सीख करके और बिजनेस अपना ही करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस वक्त मेरे पास 0 फाइनेंस था और 1 महीने की तनख्वाह बची थी, मैंने उसी से काम किया, और वो सिर्फ 200 रुपये थे। और जो तनख्वाह, और मैं लगभग पूरी दुनिया घूम चुका हूँ इस वक्त। तो आप उनको स्टूडेंट्स को ये कहना चाहेंगे कि वो खुद का शुरू करें, लेकिन अगर वो स्टार्टअप कंपनी में भी करें तो ये सोच के करें कि मैंने कल अपना काम करना है। लेकिन अब तक आपने नहीं बताया कि बिजनेस क्या किया आपने। मैं एक्सपोर्ट में हूँ, मैं इंडिया से एक्सपोर्ट करता हूँ, और मेरा एक 200 रुपए से आपने एक्सपोर्ट का काम शुरू किया सर। क्या एक्सपोर्ट करते थे? मैं गारमेंट्स में हूँ और मुरादाबाद का ब्रास हैंडीक्राफ्ट से। शुरू से ही आपने गारमेंट में किया? शुरू से ब्रास में किया है सर। ब्रास के बिजनेस से फिर इसमें शिफ्ट कैसे किया आपने? मैं फिर दिल्ली आ गया। एक्चुअल में जो है ना किसी वजह से एक रीजन था वो दिल्ली आने का। एक साहब से मैंने जॉइंट वेंचर किया था, वो हमें मुरादाबाद से गर्लफ्रेंड दिल्ली मिल गई। गर्लफ्रेंड नहीं थी, गर्लफ्रेंड तो मुरादाबाद में ही थी सर। अच्छा। लेकिन गर्लफ्रेंड मुरादाबाद में थी और लगा कि वहाँ से शादी वादी नहीं हो पाएगी, अब खाली गर्लफ्रेंड तक छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आगे जाना है। और फिर दिल्ली आ गए, और दिल्ली बेसिकली गारमेंट का हब है।
लेकिन आप इस शो में क्यों आ गए? मैंने सर कई लड़के ऐसे हैं जो मेरा कंपटीशन तो नहीं करने सर, वाले हैं। ना मैं सर एक कंपनी तो चला रहा हूँ सर इस वक्त जो है ना कंसल्टेंसी की, और वो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सर। तो आप यहाँ क्यों आए? मैं सर आपसे मिलने आया था जो है ना, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगती है और मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारा लगता है, धन्यवाद, मैं इसलिए आना चाह रहा था। धन्यवाद, मुझे मिलकर आपसे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए, तो ये आपने देखिए, आपने उनका एक्सपीरियंस गेन किया, कुछ उनसे कुछ सीखने को नया मिला, हमको भी, मुझे भी मिला। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए गर्लफ्रेंड को भी मुरादाबाद छोड़ आया। इस पे एक थोड़ा सा सीरियस मुझे एक बात याद आती है, कहानी याद आई। लेखक जो है वो लिखता है कि वो किसी जगह पार्क में अपने परिवार के साथ गए। पार्क में कुछ गंदा और गीला कीचड़ वगैरह था, उसमें उनके जूते चले गए, जूता खराब हो गया। पार्क से निकले तो उन्होंने अपना जो एक शू मेकर है मोची, उसको दिया कि भैया इसको पॉलिश कर दो, साफ कर दो। वो करने लगे, लेकिन उनको एक जहन में, लेखक को ध्यान में आया कि उस मोची को जब वो देख रहे हैं, बड़ा अच्छा साफ सुथरा है, चाहे साधारण कपड़े पहने लेकिन वो साफ सुथरे हैं, शेव वगैरह की हुई है, बड़ा और मोचियों से अलग दिख रहा है। जब वो काम कर रहे थे तो उतनी देर में वो अचानक देखते हैं कि एक गाड़ी रुकती है, वहाँ आके एक युवक अपनी पत्नी के साथ उतरता है। गाड़ी से उतर के उस मोची के पांव छूता है और पांव छूकर उसको कहता है कि हमने दिल्ली में घर तो ले लिया, लेकिन घर में गृह प्रवेश तभी करेंगे जब आप चल के उसका मुहूर्त करेंगे। तो ये मोची उसको कहता है कि भैया अभी तो इस रविवार को तो मैं व्यस्त हूँ, इससे अगले रविवार को मैं आऊँगा, तब तक तुम्हें किराए के घर में ही रहना पड़ेगा। तो वो कहता है कि ठीक है जी, हम जब तक आप आएंगे, और बोले आप घर चलिए, मैं शाम को घर आऊँगा, बाकी बातें शाम को करेंगे। तो ये लेखक महोदय बड़े परेशान कि ये मोची साहब के पास इतना, गाड़ी से उतरा सूटेड बूटेड आदमी, उसकी पत्नी। तो उसने पूछा कि साहब कौन है ये? तो यही कहा कि भाई मेरा छोटा भाई है, मेरे माँ बाप कम उम्र में मर गए थे, तो मैंने अपने बच्चे की तरह पाला उसको, पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया, शादी हुई, पत्नी भी डॉक्टर है, दिल्ली में काम करते हैं। मान लीजिए गाज़ियाबाद की बात हम मान लीजिए कर रहे हों, तो उसने कहा अच्छा ये खाली इसी प्रोफेशन से किया। तो इनकी बात जब उनका एंथुसियाज्म मैंने देखा तो उससे ये बात मुझे याद आई कि अपने प्रोफेशन से ही वॉज लविंग लाइक एनीथिंग। उसने अपने काम को कमज़ोर नहीं समझा, कोई नीचा नहीं समझा, और वो उन्होंने आगे बताया, जैसा मैं सुबह यहाँ आता हूँ, शाम तक रहता हूँ, मेरे ग्राहकों को सबको पता है कि मैं केवल रविवार के दिन ही यहाँ नहीं होता हूँ, बाकी 6 दिन यहाँ होता हूँ। मैं जो काम करता हूँ, मेरे को बाकी दूसरे जो मेरे तरह के काम करने वाले हैं उनसे दुगनी तिगनी कमाई है, क्योंकि एक तो मैं ईमानदारी से करता हूँ, अपने काम लगन से करता हूँ। आई लव माई प्रोफेशन, दैट्स वाई आई वॉज एबल टू डू ऑल दिस थिंग। तो उनकी बात में भी मुझे ऐसा आभास हुआ कि ही लव्स हिज प्रोफेशन। दैट्स व्हाट इज द लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ अस, दैट व्हाटएवर वी डू वी मस्ट डू विद पैशन, विद फुल होल हार्टेडली, चाहे आप स्टार्टअप में जाएं चाहे एस्टैब्लिश कंपनी में जाएं। तो ये एक लर्निंग हुई आज। सर मैंने यहाँ IMT ज्वाइन करने से पहले 19 महीने एक स्टार्टअप में ही काम किया था। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक स्टार्टअप में काम करने से आपको हर एरिया का एक्सपोजर मिलता है, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज जो स्टार्टअप्स फेस करती हैं वो होती है एम्प्लॉय रिटेंशन। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और इन्वायरमेंट बाहर और बड़ी कंपनीज़ में मिलता है तो वहाँ पे चले जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपका भी ग्रोथ थोड़ा स्टंट हो जाता है, बिकॉज आप
क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं अब वो नहीं रहे हैं, जो हाई परफॉर्मर्स हैं वो छोड़ के बड़ी जगह चले जाते हैं। तो ऐसे में स्टार्टअप्स कैसे इस चीज़ को टैकल कर सकती हैं? लगभग 90% स्टार्टअप कंपनीज में वो चाहते हैं कि आदमी जो आए वो क्लीन स्लेट के साथ आए। पुराना एक्सपीरियंस, पुराना बैगेज कभी कभी नुकसानदायी भी हो सकता है, काम में अड़चन भी अड़ा सकता है। क्योंकि उदाहरण के तौर पे अभी जैसे पहले एक प्रश्न में उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस कंपनी से यदि आप आए हैं तो आप अपना सिस्टम, प्रोसेस, डूज एंड डोंट्स आपके पास होते हैं, कुछ ना कुछ सोच आपकी होती है। लेकिन जबकि स्टार्टअप कंपनी में वो सब नहीं चाहिए, उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं काम करने की। कोई आपको उनका एक एंड ऑब्जेक्टिव एक बता दिया जाए और उसके बाद उसको अचीव करना है। आप कैसे अचीव करें इसकी कोई मायने नहीं रखता है। तो ये आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन दैट और ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। इस देश में ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है। हाँ सर, हमारे इस बिजनेस स्कूल में मैं खुद और मेरे बहुत से फ्रेंड्स एक इस्टेब्लिश्ड और सेटल्ड जॉब्स छोड़ करके MBA करने आए हैं। तो सर, हमारे लिए एक सैलरी एक्सपेक्टेशन है जब हम यहाँ से MBA करके निकलते हैं, जो बहुत से केसेस में एक स्टार्टअप मीट नहीं कर पाता है। एक इस्टेब्लिश्ड कंपनी, एक MNC ही उस सैलरी एक्सपेक्टेशन को मीट कर सकती है। एंड ऑल्सो बहुत से केसेस में कुछ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम पर, जिन्हें हमें निभाना है। तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आप MBA करने क्यों आए? पैसा कमाने के लिए तो डॉक्टर भी बन सकते थे। सर, क्योंकि जैसे एक पहले बात हुई थी कि यू हैव टू लव व्हाट यू डू। सो एक मन में एक बात थी कि जो मैं करना चाहता था वो मैं MBA के बिना नहीं कर पा रहा था। तो एक MBA खासकर इंडिया जैसे कंट्री में। आपको लगता है कि MBA करना मतलब मास्टर ऑफ ऑल? नहीं सर, बट मास्टर ऑफ वन ट्रेड एटलीस्ट। और इंडिया का जैसा एजुकेशन सिस्टम गुजराती में पता है MBA को क्या कहते हैं? મને બધું આવડે છે। हाँ, मुझे सब कुछ आता है, वो ये बोल रही है। आप तो एक ही की बात कर रहे हैं। बट जिस ट्रेड में सर मैं था वहाँ पे MBA जरूरी थी, तो मुझे MBA करने आना पड़ा। नहीं, आप में से और कोई आप बताएंगे आप MBA करने क्यों आए? कि सर बहुत सारी इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे जॉब ऑप्शंस आपके लिए खुलते नहीं है। जॉब ऑप्शन ज्यादा मिलते हैं MBA करने वाले को। हाँ जी, आप क्यों आई हैं? Same reason I feel if you have to grow, you have to have an MBA degree, at least in India. मेरे को लगता है कि MBA एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप बहुत सारे स्किल सेट सीख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई इंजीनियरिंग करें या कोई हम लोग कॉमर्स रिलेटेड कोर्स करें तो वहाँ पर हम लोग एक पर्टिकुलर स्किल सेट मिलता है। बट MBA एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ अपने मार्केटिंग, फाइनेंस से फॉर एग्जांपल MBA में भी तो अलग अलग डेफिनेटली सर। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पेशलाइजेशन कर रहा है फाइनेंस में या मार्केटिंग में, तो उसके बारे में उसको बहुत कुछ आइडिया मिलेगा। बट एट द सेम टाइम आप से फॉर एग्जांपल मेरा स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में है, तो यहाँ पर मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स जैसे कि या ऑपरेशंस के या HR रिलेटेड सब्जेक्ट्स, तो इसके बारे में भी आइडिया मिलता है। यदि आप एक्सपीरियंस्ड हैं, उसके बाद आप MBA करने के लिए आए हैं और आप MBA करके स्टार्टअप पे फिर भी ज्वाइन करें, मैं आपको रेकमेंड करूंगा। तो हो सकता है वो स्टार्टअप वाला जो प्रमोटर है आपको कुछ स्वेट इक्विटी भी दे दे, जो तनख्वाह में आपकी कमी होगी वो किसी रास्ते से पूरी कर सकता है वो, और वो आपको अपसाइड में शेयर दे सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि MBA करना का मायने ये है कि आप रिस्क लेना बिल्कुल छोड़ दीजिए। सर, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लोग क्वालिफिकेशंस और डिग्रीज को नॉर्मली सिक्योरिटी के साथ एसोसिएट करते हैं। सो एटलीस्ट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसा क्या ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए कि जो मतलब ज़्यादातर जैसे मास्टर्स वालों को या फिर डॉक्टरेट होल्डर्स को जो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, उन्हें मोटिवेट कर सके कि वो दे शुड जॉइन अ स्टार्टअप इंस्टेड ऑफ एन एस्टेब्लिश्ड फर्म। जो डिग्री की बात जहां आपने कही, चाहे वो डॉक्टरेट है, MBA है, कोई भी और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन है, जितने भी टेक्निकल कोर्सेज बहुत हैं, उसको यदि आप केवल पैसे की तुलना करेंगे कि मैं नौकरी करूंगा, तो इसका मतलब आप केवल आपका माइंडसेट जो है वो एग्जीक्यूटिव बनने का है। जो आदमी स्टार्टअप ज्वाइन करना
चाहेगा तो उसके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल, कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट होना चाहिए, तभी वो जा सकेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी हमारे पास, किसी के पास ऐसी चीज़ है जो हम मोटिवेट कर सकेंगे आप स्टार्टअप में जाएं। वो तभी होगा यदि आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा है, तो तब आप ऑटोमेटिकली स्टार्टअप की तरफ भागेंगे। ये आप देखिएगा अपने चारों तरफ जो भी कुछ आपके, अगर आप समझेंगे, देखेंगे कि अपने दोस्तों में कौन स्टार्टअप में गया, कौन किस में गया, तो 90% केसेस में आप देखेंगे कि वो एंटरप्रेन्योरियल कुछ थॉट उसके अंदर है जो कि वो रिस्क लेते हैं स्टार्टअप में जाने का। सर, ये डिसीजन कि मेरे को स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए कि मुझे जॉब ज्वाइन करनी चाहिए एक एमएनसी में, शायद इसमें एक आप एक लड़की हैं कि लड़का हैं, ये भी शायद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। क्योंकि अगर आप एक लड़का हैं तो शायद आपकी फैमिली या वैसे भी एक एनवायरनमेंट काफ़ी आपको सपोर्ट करता है, लेकिन अगर आप एक लड़की हैं तो शायद एक रिस्क एपेटाइट या फिर एक फैमिली का जो सपोर्ट है, या फिर उनका ये कहना कि नहीं आप पहले शादी कर लीजिए, या फिर आपका जो फ्यूचर पार्टनर है उसका एक पर्सपेक्टिव भी इम्पॉर्टेंट है आपकी फ्यूचर के लिए। सो ये एक माइंडसेट शायद ये चलता ही आ रहा है। तो व्हाट कैन वी डू एज अ बिजनेस स्कूल, और एक सोसाइटी में चेंज लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को? एंड डू यू अग्री कि यस, ये जेंडर सेंसिटाइजेशन है इस चीज़ में? ये वेरी गुड क्वेश्चन आई मस्ट से। ये चीज़ एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, समाज में। हम इससे अगर मुंह मोड़ेंगे, इसको अगर कारपेट के नीचे करेंगे, तो उसका कोई हल मेरा ख्याल से ठीक नहीं होगा। लेकिन आप ये भी अगर देखें, जो आज से 5 वर्ष पहले की जो स्थिति थी, या उससे और 5 वर्ष पीछे चले जाएं, उस वक्त जो स्थिति थी वो आज नहीं है। आज हमको देखने में मिल रहा है कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स भी काफ़ी आगे आ रही हैं। मेरा ख्याल से परिवार भी उनको आगे आने के लिए ना नहीं करते हैं, एनकरेज शायद नहीं कर रहे हैं। हमको प्रयास ये करना है समाज को कि जो वो ना नहीं करते हैं, ग्रजिंगली हाँ कह देते हैं, उसको प्रमोशन में कैसे करें। और यदि उसको एक लाइन में कहना हो हमें कि हमारे माँ बाप, हमारा समाज लड़की को भी लड़के के समान कैसे कब देखना शुरू करे, ये एक चीज़ है जिसका कि मैं अपने दर्शकों से भी कहूँगा कि वो भी एक इस बात पे विचार करें। और अगर आप में से कोई बुज़ुर्ग माँ बाप बैठे देख रहे हैं इस शो को, तो सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के दिन में लड़का जितना काम कर सकता है, शायद लड़कियाँ और भी ज़्यादा कर सकती हैं। उनको हमें एनकरेज करना चाहिए। सर, एक प्योर प्रेशर है हमारे सोसाइटी में, जहाँ हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, द मोमेंट यू से कि आप एक बहुत बड़े कंपनी, बहुत बड़े ब्रांड नेम के साथ एसोसिएटेड हो, द वे दे परसीव यू इज़ डिफरेंट व्हेन यू से कि आप एक छोटे कंपनी या एक स्टार्टअप के साथ एसोसिएटेड हो। दे फील कि यू आर नॉट केपेबल अनफ टू गेट अ जॉब देयर। प्रॉब्ली वो भी फैक्टर प्ले करता है व्हेन पीपल डिसाइड वेयर दे वांट टू वर्क, और एटलीस्ट वेयर दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम। इस सवाल में देर आर 2-3 थिंग्स विच आर हिडन। फर्स्ट इज दैट माई क्वेश्चन टू यू इज, आर यू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉन्फिडेंट in yourself? Do you have confidence in yourself? Number one. If you have confidence in yourself, even if you are working for a brand which is not known, which is a startup, and if you are convinced, as he said, कि प्रमोटर अच्छे हैं, उनका विजन क्लियर है, आगे बढ़ने की, बड़ा ब्रांड बनने की शक्ति है, उसमें यदि आप काम करती हैं तो आपको उसमें कोई डरने की बात नहीं है। दूसरा क्या कहेगा, सोचेगा, क्या करेगा, आपको उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, आप ये कह सकती हैं उनको कि देखिए ये ब्रांड भी, जो ब्रांड आज बड़े बने हैं, किसी समय में वो एक गैराज से शुरू हुए थे, वो तब कुछ भी नहीं थे। तो आप इसको इतना, मैं एक हिस्ट्री का भाग बन रही हूं, हिस्ट्री क्रिएट कर सकती हूं,
ऐसा एक मुझे चांस है यहाँ करने का। तो सबसे पहले आपको खुद को कन्विंस करना पड़ेगा, आर यू ऑन द राइट ट्रैक, एंड इफ यू आर योरसेल्फ कन्विंस्ड अबाउट इट, देन आई एम श्योर यू कैन कन्विंस एवरीबडी एल्स विद योर नॉलेज एंड विद योर एक्सपीरियंस। हेलो सर, पहले तो सर मैं वहाँ पे थोड़ा सा आना चाहता हूँ, अगर आप अलाउ करें तो आपके पास। आइए कुमार, मैं आ जाता हूँ नीचे आपके पास। अगर सर आप आते हैं तो इससे तो बेस्ट कुछ है ही नहीं। हेलो सर, पहले तो मैं आपसे मिलने आया हूँ, मैं यहाँ पे सवाल कुछ खास पूछने नहीं आया। अरे तो हाँ बताएं। हाँ। अगर हमारा टारगेट जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, या कि यार ये कह लीजिए हमारा मौका अगर हमारे सामने बिल्कुल खड़ा है, पर परिस्थिति ऐसी है कि हम उसको ले नहीं सकते, तब हमें क्या करना चाहिए? और जब उम्मीद है कि शायद ये वाली परिस्थिति दोबारा नहीं आएगी। देखिए, जो चीज़ आपके सामने है और उसको आप लेना चाहते हैं, तो क्यों आप छोड़ेंगे उसको? आपको छोड़ना नहीं चाहिए। और ये तो जो व्यक्ति जब आपको मौका मिले उसको आप अगर छोड़ेंगे तो फिर आपको वो मौका दोबारा हाथ नहीं आएगा। तो हमारा कंक्लूजन क्या इस शो का, वो यही निकल के आता है कि हमको पहले अपने आप को पहचानना चाहिए, अपने टैलेंट को पहचानना चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, आपका फ्यूचर और डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए अपने मन में। जब ये तीन चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो चाहे वो स्टार्टअप हो या एस्टैब्लिश कंपनी हो, वो किस में जाना चाहिए, ये तीनों चीज़ें तय करेंगी। बाकी तो दोनों चीज़ों के प्लसेस हैं, माइनसेस हैं। स्टार्टअप के अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसान हैं, उसी तरह से एस्टैब्लिश कंपनी के भी अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसान हैं। इसके साथ ही आज का कार्यक्रम हम यहाँ समाप्त करते हैं। होप टू सी यू नेक्स्ट वीक अगेन। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com, या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर।